Good afternoon to all of you. I'm Chitiketu Mishra. Today we will be covering states of matter. Earlier we have discussed states of matter and few previous topics that we have already covered in our previous classes, like in 9th and 11th. So today's topic would be, I have already shared you the notes. Hope you all have received. Just a minute. So I think सभी को स्क्रीन शेयर मिल रहा होगा। वीडियो आप अपना ऑफ कर दीजिए संदीप, सिर्फ आवाज सुनिए, वो अभी इम्पोर्टेंट है, कोई इश्यू नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ हमने देखा था कल, आज भी मैंने शेयर कर दिया है। जिसको भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। गैस को हम कैसे लिक्विफाई करें और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो हम देखेंगे। सेम वैसे ही होता है लिक्विड को कैसे उसको हम चेंज करके उसको सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। तो अभी पहले फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डर गैस का सबसे ज्यादा होता है। उसे कंप्रेस करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी? टेम्परेचर की और प्रेशर की, ठीक है। वही कहते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंटेनर फिल्ड विद द गैस इज एलिवेटेड सफिशिएंटली, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो एक ऐसे लेवल में पहुंच जाएगा कि उसके बाद फिर वो जो गैस होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या होगा? जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है वो एकदम से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि प्रेशर भी हम डाल रहे हैं। इमेज पे भी ध्यान दीजिएगा, जो इमेज हमने डाला है, लाइक एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारा गैस है, गैस को हमने प्रेशर दिया और टेम्परेचर दिया। उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर टेम्परेचर की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ऐसे समझिए कंटेनर है और उसको हमने कंप्रेस करना स्टार्ट किया टेम्परेचर पे, तो कंप्रेस होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि उस कंटेनर में जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी जो है लिक्विड की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे इस किसी का ऑडियो म्यूट हुआ है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब होगा। जो भी देख नहीं पा रहे हैं, जिसका भी हम देख नहीं पा रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए। मुझे बार बार बैक जाके ये चीज म्यूट करनी पड़ेगी। नारियल खाइए। प्लीज और तू जान में चलेगा। ए भीमास थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ, तो वो टेम्परेचर जिसपे हमने देखा कि वो टेम्परेचर जहां पे फॉर एग्जांपल एक वाटर का ही हम लेके चलते हैं,
वाटर का जो एग्जांपल हम लेके चलते हैं, तो अभी बोल नहीं रहे हैं पांडे जी, जेएस पांडे, अभी हम बोल नहीं रहे थे, किसी का ऑडियो ऑलरेडी ऑन था तो डिस्टर्ब हो रहा था। लाइक वाटर का ही लेके चलते हैं, तो वो टेम्परेचर जिसपे वेपर फॉर्म में अगर है वाटर हमारा, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कि मीन्स उसके ऊपर अब क्या होगा कि वेपर जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में। ठीक है, अब प्रेशर भी हम अप्लाई करेंगे, तो एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल अगर लेते हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 374 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में अगर हम कहें तो 647 डिग्री केल्विन होता है। अब प्रेशर जो हमारा होगा 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है। सेम वैसे ही एग्जांपल अगर हीलियम का लें तो 5.2 केल्विन होता है, और जो हमारा जो प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे 2.26 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम वैसे डिफाइन करते हैं, critical the temperature above which a gas cannot be liquefied even if very high pressure is applied। वो टेम्परेचर अब गैस जिस पे अब गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता, इसके बावजूद भी कि अगर हम उस पे टेम्परेचर प्रेशर हम कितना भी हम उस पे हाई कर दें, उसके बावजूद भी अब वो कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर। इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक ये हमारा था लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। अब इसमें और क्या क्या हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं या क्या क्या मेथड होते हैं लिक्विफाई करने के। मोस्ट ऑफ इसमें सब्जेक्ट टू इंटेंस कोल्ड एंड यूजिंग द फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर एक टेक्निक हो सकता है, या फिर इंटेंस कोल्ड हम देते हैं, यूज करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर के टेक्निक को। फ्रीजिंग मिक्सचर एक टेक्निक है जिसके तहत हम उस कंटेनर का प्रेशर और टेम्परेचर हम चेंज करके उसको गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। दूसरा मेथड, अदर मेथड डिपेंड्स अपॉन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ गैस एज इट एक्सपेंड्स। जैसे ही एक्सपेंड हुआ उसको कूल कर दिया, ये मेथड होता है। ठीक है, दस सपोज वी अलाउ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके 3-4 जो लॉज थे और क्या होते हैं वो ऑलरेडी डेफिनेशन हम बता दी है। So suppose we allow an ideal gas to expand so rapidly that no heat enters the system। इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जैसे कि अगर माने कि अगर हम किसी आइडियल गैस को एक्सपेंड करने को अलाउ करें इतना रैपिडली कि उसमें कोई अब हीट एंटर ना करे उस सिस्टम में, उस एक्सपेंशन को कहते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन। may be achieved by carrying out the process in Dewar और वॉल्यूम फ्लास्क। ये एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हम यूज करके हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन को अचीव करते हैं, which effectively insulate the content of flask from the external environment। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होता है, वहाँ वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं और उसको हम आइडियल गैस को कन्वर्ट करते हैं। तो एक ये हमारा मेथड होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एरोसोल। एरोसोल आपका टॉपिक है जो कि मेथड ऑफ अचीविंग लिक्विफेक्शन है। एरोसोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है, जितने भी पहले तो इसके एप्लीकेशन बताते कि ये यूज क्यों करते हैं। कई बार क्या होता है जो पेशेंट एस्थेमेटिक होते हैं उनको हमें डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन पे मेडिसिन कैसे पहुंचेगा, तो वो मेथड एक ही होता है कि वो डायरेक्ट माउथ से वो इनहेल करे। अब कैसे वो इनहेल करेगा, तो उसको एरोसोल के फॉर्म में हम प्रोवाइड कराते हैं। उसको समझते हैं एरोसोल होता क्या है।
As mentioned earlier, gases can be liquefied by increasing pressure. जैसे कि मैंने बताया कि प्रेशर को बढ़ाने पे गैस लिक्विफाई करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड वी वर्क बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ताकि हम क्रिटिकल टेम्परेचर के ही बिलो, क्योंकि अभी जैसे बताया कि ऊपर जैसे टेम्परेचर करेंगे तो भी प्रेशर बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। जैसे वाटर का हमने बताया 374 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। When pressure is reduced, जब प्रेशर रिड्यूस होता है, these molecule expands and liquid reverts to the gas। अब उल्टा हो जाता है, जब प्रेशर हमने कम किया तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, लिक्विड्स रिवर्ट्स टू द गैस में बन जाता है। जैसे प्रेशर हमने कम किया, पहले तो प्रेशर बढ़ाया था, अब जैसे प्रेशर कम किया तो मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड से गैस में फॉर्म हो जाता है। दिस रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ स्टेट इज बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल। अभी आपको समझ आ रहा होगा, जैसे डीओ फॉर एग्जांपल बहुत आसान है समझना। डीओ की बॉटल है, डीओ सबने यूज किया होगा। डीओ को स्प्रे करते हैं तो पहले आप अंदर शेक करेंगे तो लगेगा कि आपको अंदर कंटेनर लिक्विड है, क्योंकि वो प्रेशर से भरा हुआ होता है। जैसे ही आप वाल्व को प्रेस करते हैं, यहाँ पे समझिए, जैसे ही आप वाल्व को प्रेस करते हैं, कर्सर जहाँ जा रहा है वहां देखिए, वाल्व को प्रेस करते हैं तो ये लिक्विड जो कंटेनर में है वो आपका प्रेशर से लिक्विड गैसियस फॉर्म में, फ्यूम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में आपका कन्वर्ट होके आपके कपड़ों पे, आपके बॉडी पे आता है, ठीक है। In the pharmaceutical aerosol, drug is dissolved or suspended in a propellant. Propellant क्या होता है? Propellant जिस भी इसमें प्रोपेल करता है। Propellant means जो भी उसका कंटेंट है उसको प्रोपेल करके बाहर भेजेगा। ये एक एजेंट है जो कि हेल्प करता है, जो भी इंग्रेडिएंट होंगे, जो भी मिक्सचर होगा उसको प्रोपेल करके बाहर फेंकेगा। A material which exists a liquid under pressure, इस लाइन को समझिएगा, drug is dissolved or suspended in a propellant. A material which exists a liquid under the pressure condition prevalent inside the container but gets converted to the gas under the normal atmospheric condition. सेम चीज है, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आएगा वो कन्वर्ट हो जाता है आपके गैस में। The container is designed in such a manner that depressing a valve, some of the drug propellant mixture is expelled out due to excess pressure inside the container, ठीक है। इतना ज्यादा प्रेशर रहता है इस कंटेनर में, ताकि जैसे ही हम वाल्व को प्रेस करते हैं तो कुछ जो ड्रग होती है या जो भी हमारा कंटेंट है वो प्रोपेल आउट हो जाता है। इस फिगर को भी देखिए, जैसे ही प्रोपेलेंट भरा हुआ रहता है, ठीक है, और ये हमारा जो प्रोपेलेंट प्रोडक्ट मिक्सचर होता है, ठीक है। प्रेशर जैसे ही अप्लाई हुआ, अब ये क्या करेगा, ये बाहर को लिक्विड के को बाहर फेंकेगा, और जैसे ही, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेशर में है, तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा ये लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर को निकलता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। Propellant is used in such product are generally, अब एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोपेलेंट बार बार हम टर्म यूज कर रहे थे, इसमें क्या क्या यूज होते हैं। जनरली फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फ्लोरीन जो गैस है उसी को हम यूज करते हैं। ऑल्टरनेट गैस जो हम यूज करते हैं वो हमारा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कंटेनर आर फिल्ड बाय कूलिंग द प्रोपेलेंट एंड ड्रग टू द लो टेम्परेचर। इन द एरोसोल कंटेनर में हम जो फिल करते हैं, either by cooling the propellant and the drug to the low temperature within the container which is then sealed with a valve. एरोसोल में सेम वही लाइन रिपीट कर रहे हैं। एरोसोल जो होगा उसमें एरोसोल कंटेनर जो होगा वो फिल्ड होता है, या तो कूल कर दिया जाता है प्रोपेलेंट को, ठीक है। ये वही मेथड है, जैसे कूल किया तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यही यहाँ प्रिंसिपल यूज हो रहा है। उसको प्रोपेलेंट को पहले हमने कूल कर दिया और ड्रग को लो टेम्परेचर पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उस कंटेनर में डाल के वाल्व से सील कर दिया।
अल्टरनेटिवली अब दूसरा उपाय देखते हैं और क्या हो सकता है, ड्रग इज सील्ड इन द कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही सील कर दिया ड्रग को, एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोपेलेंट इज फोर्स्ड इनटू द कंटेनर अंडर द प्रेशर। अब क्या किया, जो जो भी क्वांटिटी है प्रोपेलेंट की उसको फोर्सफुली कंटेनर में प्रेशर के साथ डाल दिया। ठीक है, दोनों केसेस में जब जो भी कंटेनर रूम टेम्परेचर पे है, जो तो पार्ट्स ऑफ प्रोपेलेंट इन अ गैसियस स्टेट एंड exerts a pressure necessarily to extrude the drug while remaining of the liquid state, remaining is in the liquid state and provide the solution or suspension to the vehicle for the drug। वही कह रहा है कि दोनों केसेस में आप देखेंगे कि कंटेनर तो रूम टेम्परेचर पर हमने रखा, जो पार्ट है प्रोपेलेंट का जो कि गैसियस स्टेट में है आपके कंटेनर के अंदर, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, नेसेसरी प्रेशर, इतना भी प्रेशर नहीं कि वो बर्स्ट कर जाए, नेसेसरी प्रेशर एक एक्सर्ट करता है, और वो एक तरह का आपका क्या बोलते हैं व्हीकल, व्हीकल मींस मीडियम, एक तरह से कह ले सॉल्वेंट, मीडियम प्रोवाइड करता है उस लिक्विड स्टेट को, कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसको प्रेस करेंगे वाल्व को तो वो दूसरी बार फिर से सेम स्पीड से आपका दवा को या ड्रग का जो भी कंटेंट है उसको एक्सपेल आउट करेगा, बाहर की तरफ निकालेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड स्टेट पे आते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा खत्म हो गया, एरोसोल भी हमारा टॉपिक था, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, वो एकदम ब्रीफ में मैंने कंसाइज वे में बताया था। पहला जो आपका ये क्या बोलते हैं सॉलिड से लिक्विफेक्शन हो गया था, ये बहुत ही ब्रीफ में बताया था चीजें समझने के लिए कि आप किस तरह से इसको जल्दी से समझ पाते हैं। डिटेल्स भी और दे देंगे, अदरवाइज इतना समझने के लिए आपके काफी है कि होता क्या क्या है। ठीक है, एरोसोल एक आपका मॉड्यूल में एक टॉपिक ही है, वो ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि हाई डिग्री ऑफ वाटर होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अरेंज्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बिल्कुल ही जीरो होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हो गया नॉन क्रिस्टलाइन, या उसको हम बोलते हैं लैटिस लाइक सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो भी सब्सटेंस है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे पहला आता है आपका कर्सर देखिएगा ऐसे है, मेटालिक बॉन्ड, सेकंड आयनिक बॉन्ड, थर्ड वैलेंस बॉन्ड एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये चार बॉन्ड है जिनका आपका इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। तो ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट ये आपको जस्ट एक रिवीजन के लिए आप बता दिया। अब आते हैं पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल जैसे कि हम सुनते हैं क्रिस्टल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बट वो होता क्या है एक्चुअल में वो देखते हैं। Structural unit of crystalline solids are arranged in fixed geometric pattern or lattices। एक फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, किस कोई भी अगर कोई क्रिस्टल सॉलिड है तो उसका एक पैटर्न जो होता है वो फिक्स सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इनका डेफिनेट शेप होगा एंड एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का जो होगा अरेंजमेंट वो एकदम ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट अभी स्लाइड्स पर दिखाएंगे कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जनरली हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब आते हैं 7 डिस्टिंक्ट फॉर्म होते हैं सॉलिड क्रिस्टलाइन के। पहला क्यूबिक फॉर्म, जिसका एक एग्जांपल हम देते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसका सिंपल क्यूबिक ये ऐसा होता है। इनके अरेंजमेंट अगर देखें तो इनके सारे एंगल्स 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। सेम वैसे ही टेट्रागोनल फॉर्म, इसका एग्जांपल यूरिया हो गया,
फिर आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में आपका एग्जांपल हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ये रहा आपका, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा आइडोफॉर्म। फिफ्थ आता है मोनोक्लिनिक सुक्रोज, इसका एग्जांपल मोनोक्लिनिक फॉर्म, इसका एग्जांपल सुक्रोज हो जाएगा, इसका एग्जांपल सुक्रोज है। ट्राइगोनल फॉर्म, ट्राइगोनल फॉर्म सिक्स्थ वन, ट्राइगोनल फॉर्म वेयर इज ट्राइगोनल फॉर्म का एग्जांपल कैलामाइन होगा। और फिर आता है ट्राइसाइक्लिन फॉर्म, जिसको बोरिक एसिड का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन हो गया, दूसरा आ गया आपका एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के जो स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे वो अरेंज होते हैं रैंडम मैनर में, ठीक है। इनके अगर देखें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा मे बी कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। इनका सुपर कूल्ड लिक्विड भी कभी कभी हम इसको कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ग्लास। ग्लास क्या होता है? ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज ग्लास? ग्लास इज अ सॉलिड मटेरियल व्हिच इज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो एम वैसे एमॉर्फस का भी आपका एग्जांपल आ जाएगा ग्लास, वुड और प्लास्टिक्स। जनरली मोर सॉल्युबल होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, इसी वजह से जनरली ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे समझ में आ रहा है, कोई एक सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस फेनोमेना, पहले पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। मेनी सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म रहते हैं, ठीक है। तो दिस फेनोमेना वेयर कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज्यादा आपके इसमें आते हैं तो आप इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ्स। जो अलग अलग टाइप्स के जो अवेलेबल होंगे, लाइक सोडियम का है, आयोडीन का है। आयोडीन 2-3 फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको फिर कहेंगे पॉलीमॉर्फ, या उसको मॉडिफिकेशन भी कहते हैं या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं। ये हुआ इसका डेफिनेशन। Various polymorphic form usually arises through the packaging of the molecule in different array, ठीक है। इसका रीजन यही होता है क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल का पैकेजिंग है वो डिफरेंट तरह से होता है within the crystal, और differences in orientation और conformation of the molecule at lattice site, जैसा कि पहले अभी आपने देखा अलग अलग होते हैं। तो उस केसेस में आप देखेंगे कि इनका जो ओरिएंटेशन होता है, एंगल होता है, कन्फर्मेशन होता है, वो अलग अलग, वो मॉलिक्यूल का लैटिस साइड पे अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स एग्जिबिट्स, अब पॉलीमॉर्फ जो अलग अलग हैं वो कैसे डिफरेंट होंगे? तो उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग होगा, डिसोल्यूशन बिहेवियर अलग होगा, स्टेबिलिटी की स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, गलत टाइप हो गया है। स्टेबिलिटी अलग होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अलग होगा, ठीक है। ये सारे अलग अलग होंगे एक ही, बट उनके अरेंजमेंट के कारण वो अलग पॉलीमॉर्फ्स में मिलते हैं, इसीलिए इनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिसोल्यूशन बिहेवियर, स्टेबिलिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी सारे उनके अलग होंगे, ठीक है। अब आते हैं इट इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली, किस किस चीज को इम्पैक्ट करते हैं। अब ये मेन पॉइंट आपका अब ये हुआ कि जब भी आप कोई मेडिसिन बनाते हैं तो ये पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने का यही रीजन है कि अब वो जानना क्यों जरूरी है।
तो अब होता क्या है कि अगर डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स होंगे तो उनका डिसोल्यूशन रेट यानी डिसॉल्व करने का जब हमारे बॉडी में जाता है तो डिसॉल्व करेगा, उसका रेट अलग अलग होगा। ये उसको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। उसका एब्जॉर्प्शन फिर डिफरेंट होगा, वो अफेक्ट करेगा, उस पर इम्पैक्ट आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, उसका बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मैंने पहले बताया था, नहीं अगर याद नहीं है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का बायो अवेलेबिलिटी मींस रेट और एक्सटेंट एट विच इट रीचेज टू द प्लाज्मा ड्रग, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। वो किस रेट से पहुंच रहा है, किस अमाउंट में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन में पहुंच रहा है कोई ड्रग, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो जब डिसोल्यूशन रेट और एब्जॉर्प्शन ही इम्पैक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका बायो अवेलेबिलिटी भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले, क्लोरामफेनिकोल, पैल्मिटेट, कार्बामेजेपिन, मेफेनेमिक एसिड, ये अलग अलग इनके पॉलीमॉर्फ्स हैं, डिफरेंट 2-3 पॉलीमॉर्फ है, इस वजह से इनके जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, और होप कि ये समझ में आया होगा। और इसके एप्लीकेशन मेन जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या एप्लीकेशन है वो जानना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्या जरूरत है। तो एक बार शॉर्ट में फिर से इसको रिवाइज हम कर देते हैं। जैसे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हो गया कि हम क्यों लिक्विफाई करें, तो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन की जरूरत होती है, स्पेशली किस केसेस में, जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। आज के डेट में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे कॉमन जो हो गया कोविड हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, सबके मुंह पे मास्क लगा हुआ है। तो सांस फूलने लग रही है, उसमें ये सिम्टम आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। तो अब क्या चाहिए कि ऑक्सीजन हमें कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, लंग्स में। अब मेडिसिन खाएंगे तो पहुंचते पहुंचते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा। आपने रिसेंटली सुना होगा, एक और अपडेट भी दे दूं कि डीआरडीओ ने एक ऐसा पाउडर बनाया है जिससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। कुछ टाइम के बाद हमारे मार्केट में भी ये अवेलेबल हो जाएगा, और देखते हैं कब तक आता है ना। शायद डॉक्टर रेड्डी या जीएसके ने इसका वो पेटेंट लिया है। एनीवेज, वो एक पार्ट है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को कुछ नई चीजें भी बताते रहेंगे, जो रिसेंट चल रहे हैं वो भी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो लिक्विफेक्शन का फायदा क्या हुआ कि हमें साइट ऑफ एक्शन पे चाहिए। तो अब हमें पढ़ना क्यों है इसे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्या मेथड होता है कि पहुंचेगा कैसे, तब तक हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो लिक्विफेक्शन क्यों जरूरी है। अब गैस से गैस को हमने लिक्विड फॉर्म में डाला और फिर लिक्विड से उसको एरोसोल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा चीज जो रीच होगा साइट ऑफ एक्शन तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वजह से हमें ये एरोसोल की जरूरत पड़ी। इसमें अब कई सारे टर्म्स हैं, प्रोपेलेंट है, प्रोपेलेंट एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपको कवर करने होंगे, ये देखने होंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस तो बहुत ही कॉमन है, ये आपको बार बार रिपीट होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इससे। और क्यों जरूरी है ये जानना भी, क्योंकि अब जैसे एक पॉइंट इसमें आया है कि आपका एक पॉइंट इसमें आया है आपका कि कैसे आपने सॉल्युबिलिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बट ये प्रॉब्लम शुरू से रहा है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी हमारे बॉडी में होगी या नहीं होगी। तो उस चीज को हमें सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें स्टडी करनी जरूरी होती है। अभी आपने देखा कि एमोर्फस में ज्यादा सॉल्युबिलिटी, एमोर्फस फॉर्म मॉलिक्यूल का है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर ड्रग क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो उसमें हम एमोर्फस में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी, उसको किसी टेक्निक से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका हम प्रिपरेशन बनाते हैं। ये हमारा एक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से अफेक्ट करता है ये भी आपने देखा। तो ये सारे टर्म्स आपके डे बाई डे रिपीट होंगे, और अगर आप आगे स्टडी करते हैं तो ये सारी चीजें आपके रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, सो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई, और आज के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक कवर करेंगे, आपका वेपर प्रेशर, लैटेंट हीट,
2-4 टॉपिक और रह गए हैं इस मॉड्यूल में, आई थिंक वो हम कवर कर देंगे। बुक्स आई थिंक मैंने बता दिए हैं, इनकेस नहीं बताए होंगे एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे SP अग्रवाल की बुक आप इसको रेफर कर सकते हैं, फिजिकल फार्मेसी बाय SP अग्रवाल एंड खन्ना। अग्रवाल एंड खन्ना की बुक आई थिंक पब्लिकेशन मुझे अभी ध्यान नहीं है, वो मैं शेयर कर दूंगा। फिजिकल फार्मेसी बुक बाय SP अग्रवाल एंड खन्ना, उसको आप रेफर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी टाइम टू टाइम जो भी जो टॉपिक कवर होगा उससे रिलेटेड बुक्स जो होंगे वो हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बुक का आप उसमें मैसेज करिए, किसी का मैसेज आया है बुक के बारे में, हाँ बुक के बारे में बताए तो आपको अभी ये भी मैसेज कर देंगे आपको। वैसे फिजिकल फार्मेसी के लिए आप ना नाम नोट कर लीजिए, अग्रवाल एंड खन्ना की बुक आती है फिजिकल फार्मेसी की बुक, उसका फ्रंट जो कवर है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज प्लीज टाइप करके मेरे को बताइए। सर बुक कॉलेज से मिलेगा? बुक कॉलेज से आपको अभी नहीं मिलेगा, फार्मेसी के लिए कुछ बुक्स आपको खरीदनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1-2 बुक लेके आपका पूरा ईयर या पूरा साल आपका वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेगी, हर मॉड्यूल के लिए हो सकता है अलग अलग बुक भी हो, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा कि बुक खरीदनी है या कहीं से ले आना है। मैम बोलिए। ऑफलाइन क्लास के लिए अभी कुछ नहीं पता, मैम बोली है मैं अपने सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट बता पाऊंगा, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक आप रेफर कर सकते हैं वो बता दूंगा, आपको नोट्स में दे दूंगा। और आपको क्या चाहिए, बुक जरूरी थोड़ी है लेना, आपको टॉपिक कवर करना है वो जरूरी है। आपको बुक की ही फोटो कॉपी में प्रोवाइड करा दूंगा, या ई बुक्स अगर मेरे पास होंगी मैं एक बार चेक कर लूंगा, वो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस का आप लोग कोविड का जो भी आदेश आ रहा है वो आप लोग देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि वही सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है। 6 फेब तक शायद अभी क्लासेस सस्पेंड रहेंगी, ऑनलाइन चलेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को भी रेडी रखिएगा। और कोई क्वेरी है तो मैसेज करिए। SP अग्रवाल एंड खन्ना, आई थिंक आर राजेश खन्ना या समथिंग करके है, अग्रवाल एंड खन्ना करके है फिजिकल फार्मेसी, अग्रवाल एंड खन्ना। मैं बुक का फ्रंट कवर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो बुक लाइब्रेरी में भी पड़ी हुई है, तो आपको जो भी फोटो कॉपी करानी है। क्या आपको नहीं समझ में, ऑफलाइन क्लासेस कब से होगा? ऑफलाइन क्लासेस के लिए बताया तो आपको कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है सरकार से, जो जिला अधीक्षक से जो आदेश आएगा, DM से जो आदेश आएगा वही फॉलो करना पड़ेगा। क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हम लोग कुछ चाहते हैं कि ऑनलाइन में वैसे भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, प्रैक्टिकल सबसे बड़ी बात आप लोग मिस कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बोल दिया है संदीप, बुक के बारे में नाम बता दिया है, मैं फ्रंट कवर शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको ले सकते हैं। आप उसको परचेज करना चाहते हैं वो परचेज भी कर सकते हैं। और किसी ने कोई मैसेज डाला है? हाँ जी संदीप बोला तो ग्रुप में भेज दूंगा। और कोई क्वेरी आज का क्लास समझ में है? अगेन संदीप द सेम थिंग यू आर रिपीटिंग। I told you until and unless classes will start on offline, we cannot do anything for the practical. When the classes will start offline, we will be doing the practical. Don't worry about the practical. For my subject, you please don't worry. And please contact if other subjects are being taught. So if they have the practical, you can contact them that how you will be performing. आज का क्लास समझ में आ गया है, पहले नहीं आया था?
कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू नहीं है। देखिए नोट्स मैं पहले ही आपको कोशिश करूंगा कि भेज दूं, सो दैट कि एक बार आप पढ़ जरूर लें। जहां नहीं समझ में आ रहा है ग्रुप में मैसेज डालिए और उसके बाद आप बताइए। सॉल्यूशन वगैरह पहले धीरे धीरे होगा, अभी काफी कुछ लाइनअप अभी नहीं हुआ है। जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहां तो कुछ सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं ना आकाश। अभी तक तो पहले तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम से आप लोग ब्लैंक थे कि क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। तो उसके लिए परेशान ना होइए, धीरे धीरे होता है, कवर हो जाएगा आपका सिलेबस के लिए, डोंट वरी। कोई अगर क्वेरी है तो अपने ऑडियो को अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। वन बाय वन हम आ जा रहे हैं। आकाश अगर कोई क्वेरी है आपके पास, अगर कोई क्वेरी है तो बताइए। सुन पा रहे हैं आकाश? एनीवेज आशुतोष है। आशुतोष कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी नहीं है, नो सो सर। आपके लिए। हाँ बोलिए आशुतोष। नो सर, थैंक यू। Okay, you can unmute, you can mute your audio. If anyone have query, I'm giving you a minute. तनु कोई क्वेरी है आपके पास? तनुश्री यादव, तनुश्री आप सुन पा रही हैं? तनुश्री मेरी आवाज आप तक जा रही है? किसी और के पास कोई क्वेरी? चलिए ठीक है, कोई भी क्वेरी हुई आप डायरेक्ट मैसेज मेरे नंबर पे आप कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर एक और चीज की क्वेश्चन बार बार रिपीट वही चीज ना हो कि सर क्लास कब चलेगा एंड ऑल की। क्लास ऑन ऑफलाइन तभी चलेगा जब आदेश आएगा। तो अभी फिलहाल अपने सब्जेक्ट का जो भी है टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और अगले आदेश तक वेट करते हैं, जैसा आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी and protect yourself and your family and your relatives from COVID. Thank you. थैंक यू सर। सेम।